सलाजीत के बेनिफिट क्या हैं और इसकी डोजेस किस तरह बननी चाहिए और क्या मेल फीमेल दोनों इसको ले सकते हैं? अच्छा, जैसा कि ऑलरेडी डॉक्टर साहब ने बताया कि हम इसको जब ब्रांड करते हैं हम इसको पर्टिकुलरली अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के साथ एसोसिएट करके कर रहे होते हैं, जबकि ये रिच इन न्यूट्रिएंट्स हैं। ये ना सिर्फ आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड है बल्कि ये आपको ओवरऑल हेल्थ में हेल्प आउट कर रहा है। मतलब वो आपकी मसल हेल्थ है या आपकी कार्डियक हेल्थ है, इवन कि ये हर तरह से, हाँ एक पर्टिकुलर एरिया होता है, कोई भी अगर आप न्यूट्रिएंट लेते हैं तो उसकी जो है वो डायरेक्ट उस हेल्थ के साथ एसोसिएट होता है, लेकिन वो साथ साथ बाकी की जो आपकी हेल्थ है उसके लिए भी वो उसी तरह से बेनिफिशियल होता है। तो सलाजीत को आपको ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जो कि वो डायरेक्टली आकर रिपोर्ट कर देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे जनरल हेल्थ से भी रिलेटेड हो, ठीक है, लेकिन वो उसको डायरेक्ट रिपोर्ट नहीं कर पा रहे होते। लेकिन जब हम ये कंज्यूम करवाते हैं अपने क्लिनिकल ट्रायल्स में तो पेशेंट आकर फिर खुद बताता है, आपने हमें दिया था सलाजीत तो हमें ये मसला था, उस टाइम हम ये बताना भूल गए, तो डॉक्टर साहब मैंने नोटिस किया मेरे तो उस मसले में भी चेंज आया, तो क्या ये उसकी वजह से चेंज आया? तो दिस इज अ एग्जांपल कि ये कैसे आपकी ओवरऑल वेलबींग के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। रही बात जो इसकी डोजेज की है, जो डोजेज है ना, ये इतना सेंसिटिव क्वेश्चन होता है, इसमें ये मैटर करता है आपकी एज क्या है, आपका जेंडर क्या है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी क्या है, कोई भी आपने सप्लीमेंट लेना है, आपका जो करंट हेल्थ स्टेटस है वो क्या है, जो आपकी बाकी की मेडिकेशंस हैं या सप्लीमेंट्स हैं वो आप क्या ले रहे हैं, आपका पिछले 3 या 6 माह में बिल्कुल ऐसे ही है, लैब्स वगैरह करवाई हैं, वो किस रेंज में है, मतलब नॉर्मल है तो लोअर रेंजेस में है या अपर बॉर्डर रेंजेस में, मतलब उसमें इतने सारे फैक्टर्स हैं। जब आप उन सब फैक्टर्स को कंसीडर करें तो उसके बाद ही आप अपनी डोज को फाइनलाइज करवाएं, क्योंकि यहाँ पर ना हम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे होते हैं। हम कोई भी सप्लीमेंट लेते हैं ना या कोई मेडिकेशन लेते हैं, हम सुनते हैं उसकी हाइप सुनते हैं, ये बहुत फायदे की, हम लेना शुरू कर देते हैं, और यही वो वजह, विदाउट कंसल्टेशन यही वो वजह होती है। कोई अच्छी चीज भी होती है तो हमें उसके फायदे इस तरह से नहीं मिल रहे होते, ठीक है, और अगर कोई एक नेगेटिव चीज भी है तो हम अगर उसकी डोजेज प्रॉपर मैनेज करवाते हैं अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंगली तो हमें उसके फायदे उस तरह से मिल जाते हैं जैसे कि हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं या जैसे कि डिजायर्ड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है वो ये आ जाता है कि आप अपने हेल्थ एक्सपर्ट को लूप में लें, उसका ओपिनियन कंसीडर करें, उसको बताएं कि मैं ये प्रोडक्ट यूज करना चाह रहा हूँ, ठीक है, वो आपको जिस डोजेज में रिकमेंड करें आप वो डोज लें। अच्छा, आपने बात की कि खातन भी इसको ले सकती है कि नहीं ले सकती, तो हमारे क्लिनिकल ट्रायल में बहुत सारी ऐसी जो पेशेंट्स हैं जिनको पीसीओएस का इशू था या ओवुलेशन पीरियड में बहुत इफेक्टिव है, आपके जो पीसीओएस में बहुत सारी खातन को मसाइल रहते हैं, तो उसमें हल होने में, उसको ट्रीट करने में बड़ा इसने हेल्प आउट किया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये ना सिर्फ मर्दों के लिए, खवातीन भी इसको इस्तेमाल कर रही हैं, और आजकल की जो यूथ है उनको बहुत सारे मसाइल हैं पीसीओएस में, स्पेशली खातन की जो हम बात करते हैं, तो उनको इस मसले से बाहर निकलने के लिए चाहिए कि वो सलाजीत का इस्तेमाल करें रेगुलर बेसिस पे। अगर इस्तेमाल करती हैं, ड्रॉप फॉर्म में इस्तेमाल करती हैं, 300 to 500 मिलीग्राम डेली डोज में आपको उसको लिक्विड फॉर्म में लें, चाय में ले सकती हैं, दूध में, कहवे में, किसी भी फॉर्म में आप इस्तेमाल कर सकती हैं। बियॉन्ड द लिमिट आप जब ये सोच रहे होते हैं कि जी ये हमारे ऊपर कोई साइड इफेक्ट ना दे, जब चीज़ नेचुरल है तो नेचुरल कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं देगी अनटिल अनलेस आप उसकी डोजेज अगर आप बढ़ा रहे हैं, एक्सीड कर रहे हैं, जैसे वो कहा जाता है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो किसी भी चीज़ में आप ज्यादती करेंगे तो उसका नुकसान तो होना है, लेकिन आप उस एक कैलकुलेटेड डोज में रहेंगे, रेगुलर बेस पे खाएंगे तो आपको फायदे होंगे। तो डॉक्टर साहब मैं ये आपसे जानना चाहूंगा, जैसे माह रमजान आ रहा है मुसलमानों के लिए तो ये किसी नेमत से कम नहीं होता, तो माह रमजान को वो लोग अपनी सेहत के लिए किस तरह इस्तेमाल करें जो वेट रिडक्शन जर्नी पे चल रहे होते हैं? अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये चीज़ बताना चाहूँगी, जो रमज़ान है ना ये बहुत अच्छा टाइम है आपके वेट रिडक्शन के लिए भी और वेट गेन करने के लिए भी, ना सिर्फ आपके वेट को लेकर बल्कि आपकी ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। इसके रिलीजियस बेनिफिट्स तो हैं ही जिनका हम सबको पता है, लेकिन इसके आपकी हेल्थ पर इतने पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं कि इफ़ यू कम टू नो तो आप अपना रोज़ा कभी भी ना छोड़ें। मतलब सबसे पहले तो ये चीज़ कि आपकी बॉडी अल्लाह ताला ने कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया है कि 11 मंथ्स अगर वो वर्किंग कर रही है तो 1 मंथ के लिए उसको रेस्ट मिलना चाहिए। वो रेस्ट इतना ज़रूरी है, मतलब आपकी कार्डियक हेल्थ के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपकी फिजिक के लिए, आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए, इवन आपकी सोशल हेल्थ के लिए भी वो बहुत ज़रूरी है।
तो रमज़ान एक राइट टाइम है। अगर आप अपनी हेल्थ को लेकर कुछ भी मॉडिफिकेशन को प्लान कर रहे हैं या उसमें कुछ इंटरवेंशन इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं, तो दिस इज़ द राइट टाइम। यहाँ पे आपकी बॉडी भी आपके साथ कोऑपरेट करती है, आप उसको जैसे मर्जी ढालना चाहें वो ढल जाती है, लेकिन इसको मिस यूज़ ना करें अपने इफ्तार टाइम पर। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि वजन बढ़ाने वालों के लिए भी ये किसी नेमत से कम नहीं और कम करने वालों से भी, बिल्कुल। तो बढ़ाने से आपकी क्या मुराद? वजन बढ़ाने से मतलब हमारे पास ऐसे लोग भी तो आते हैं ना क्लिनिकल ट्रायल्स में जो अंडर वेट होते हैं, उनका वेट नहीं बढ़ रहा होता, ठीक है, अल्टीमेटली वो मिस इन्फॉर्मेशन लेकर आए होते हैं, फिर स्टीरॉइड्स के अलावा उन्हें कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा होता। तो ऐसे लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा टाइम है कि जो उनका एक्सेसिव कैलोरिक इनटेक है, मतलब रूटीन कुछ इस तरह की होती है, अगर रूटीन से ज्यादा भी कैलोरीज दे दें तो उनके लिए खाना आसान होती है। क्योंकि जिन लोगों का वजन कम होता है, मतलब जो अंडर वेट होते हैं, उसमें भी दो तरह के लोग आ जाते हैं। एक वो लोग जिनको भूख ही कम लगती है, मतलब खाते ही कम है, उनका कैलोरिक इनटेक ही कम है, तो उनका वजन कम है, वो चीज तो थोड़ी सी समझ आ रही होती है आपको ना, मतलब इसके पीछे क्या वजह, आपने सिर्फ कैलोरीज बढ़ानी है। और एक आपको कुछ ऐसे लोग भी देखने में मिलेंगे जिनका जो कैलोरिक इनटेक है वो भी अप टू द मार्क है, स्टिल वो अपने वेट पुट ऑन नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो ऐसे लोगों का जो सिनेरियो वो थोड़ा सा इन लोगों से डिफरेंट होगा। तो इन दोनों सिनेरियोज के लिए रमजान एक बड़ा अच्छा टाइम है, क्योंकि जिनको भूख कम लगती है उनकी रूटीन में हम जो है कैलोरिक रिच फूड्स कुछ इस तरह से ऐड करते हैं कि उनको अंदाजा भी नहीं हो पाता और एक्सेसिव कैलोरिक इनटेक कर लेते हैं। जी ठीक है। अब जैसे माह रमजान आता है तो लोग ये कहते हैं कि खजूरें बड़ी गर्म होती हैं। हम जब उनको अपने क्लिनिकल ट्रायल में कहते हैं कि जी आपने ये चीजें यूज करनी, तो वो कहते हैं मैं ना 3-4 खजूरें खा लेती हूँ, साथ ठंडा पानी पी लेती हूँ ताकि वो बैलेंस में रहे। तो गर्म और ठंडे का जो कॉन्सेप्ट है, ये बीइंग अ कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट आप ये क्या समझती हैं, ये मिथ है रियलिटी है? ये तो टोटली मिथ है, क्योंकि साइंस गर्म और ठंडे को नहीं मानती, और इस चीज को हमने अपने क्लिनिकल ट्रायल्स में भी देखा है। मतलब लोग आएंगे ना, आप उन्हें अंडा देंगे ना, आपको ये बताएंगे हम नहीं खा सकते, ये गर्म है, और ये चीजें आपको लोगों से सुनने को सीखने को मिलती हैं, ये गर्म है क्योंकि इससे मुझे एक्नी हो जाती है, मुझे तो इतने साल हो गए अंडा छोड़े हुए। हम सिर्फ क्या करते हैं, डाइट को इस तरह से मॉडिफाई करते हैं, वाटर इनटेक उनको बता देते हैं आपने जरूर करना है, अलार्म लगाएं, अपना रिकॉर्ड मेंटेन करें, चार्ट बनाइए, कुछ इस तरह से करें, पानी 8 से 10 गिलास करवाते हैं और अंडा देते हैं, उसके बाद पूछते हैं एक्नी का, एक्नी नहीं होती। तो कल्प्रिट कौन था? अंडा नहीं था, कल्प्रिट जो आपकी बाकी की डाइट थी ना, डिहाइड्रेशन थी या स्पाइसी चीजें थी। जी बिल्कुल ऐसे। तो आप अपनी डाइट से शुगर को नहीं ऑमिट कर रहे, फ्राइड चीजों को नहीं कर रहे, स्पाइसी फूड को नहीं कर रहे, जंक को नहीं कर रहे, फास्ट फूड को नहीं कर रहे, और आप अंडा छोड़ दे जो एक हेल्दी चीज है उसको एक्नी के साथ एसोसिएट करके, तो ये गलत प्रैक्टिस है। तो साइंस तो इस चीज को बिल्कुल नहीं मानती। दूसरा चीज, हाँ साइंस में ये जरूर कॉन्सेप्ट है कि वो चीजें जो कि कैलोरिक डेंस है, हम लोगों ने ना उनको गर्म चीजों का नाम दे दिया। तो फिर जब आप अपने हेल्थ एक्सपर्ट को अप्रोच करते हैं, वो उनको आपकी डाइट में कुछ इस तरह से मैनेज कर देते हैं जो आपके जहन में फोबिया होते हैं उस चीज को लेकर, आपको वो देखने को नहीं मिलते। और जो चीजें लेस इन कैलोरीज हैं आप उन्हें ठंडा कह देते हैं, और जिनकी तासीर इन दोनों के इन बिटवीन होती है आप उन्हें मतलब लोग उनको बादी कह देते हैं, मतलब उन जिनकी तासीर ना गर्म होती है ना ठंडी होती है, इन बिटवीन होती है। तो ये साइंस नहीं मानती। लोग इसी, हम अगर ये कहें ना प्लान में, ये तो वो वजह 10-15 रोजे रखने के बाद हम ये कर रहे होते हैं, ये प्लान कर रहे होते हैं, एक आध ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि हमारा पीछे जो डाइटरी पैटर्न है वो इतना डिस्टर्ब होता है, या तो हमारा जो फोकस है वो टोटली वेट लॉस होता है, हम बहुत ही कम खा रहे होते हैं या तो बहुत ज्यादा खा रहे होते हैं। जब हम उन्हें कहते हैं ड्राई फ्रूट्स ऐड करें ये वो, तो लोग हमें बताते हैं नहीं ये तो गर्मी है, ऐसे होगा वैसे होगा। तो ड्राई फ्रूट्स का ताल्लुक गर्मी सर्दी के साथ नहीं है। इसी तरह जब फिश का कहते हैं तब भी हमें बताते हैं कि गर्मी है सर्दी, ऐसा कुछ नहीं है। ये चीजें तो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, तो बॉडी तो नहीं ना ये देख रही कि अब गर्मी है, मैं अपने जो ये न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी जो यूटिलाइजेशन है उसको मैं कॉम्प्रेस कर लूं, और अब सर्दी है तो अब इस तरह से कर लूं। रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन साथ में आपको अपनी बाकी की जो रूटीन है उसको मैनेज करना होता है। तो आप जरूर डेट्स का इस्तेमाल करें, बल्कि ये रिकमेंडेड है। इवन के डायबिटिक पेशेंट को भी हम ये कहते हैं आप ले सकते हैं, 1 से 2 खजूरें वो ले सकते हैं। ठीक है।